नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं BA B.Ed 4th सेमेस्टर के हिंदी गद्य पेपर के अंतर्गत अमरकांत जी की प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन के बारे में बताऊंगी। अमरकांत जी नई कहानी के दौर में अपने अलग किस्म के लेखन से प्रकाश में आए। इनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है। इनका जन्म सन 1925 में बलिया ज़िले में हुआ था और इन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद वे पत्रकारिता के क्षेत्र में चले गए और उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संपादकीय विभागों में कार्य किया और मनोरमा नामक पत्रिका से सेवानिवृत्त हुए। इनका कई भाषाओं पर अधिकार था। अमरकांत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने कई विधाओं में लिखा और उन्होंने उनकी उपन्यास और कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अमरकांत को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमरकांत जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखते हैं। उनकी कहानियों में यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति बहुत गहन रूप में देखी जा सकती है। अमरकांत अपनी कहानियों में पात्रों की भंगिमाओं को विभिन्न पशु पक्षियों और के सहारे भी चित्रित करते हैं, किंतु वे अपनी कहानियों में फंतासी का उपयोग नहीं करते। इसका कारण यह है कि अमरकांत अपनी कहानियों में स्वदेशी नाटकीयता का प्रयास करते हैं और ये नाटकीयता जीवन के प्रति गहरे लगाव और करुणा को जन्म देती है। अमरकांत अपनी कहानियों में जिस जीवन का चित्रण करते हैं वह बहुत ही विश्वसनीय होता है, क्योंकि वे सारी स्थितियों को जीवन से उठाकर उन्हें इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि कहानी में व्यंग और करुणा एक साथ अभिव्यक्ति पाते हैं। दोपहर का भोजन कहानी एक अभावग्रस्त मध्यम परिवार की पीड़ा को व्यक्त करती है। इस परिवार में अभावों ने अपनी मानवीय संबंधों को तोड़ा नहीं है। ये कहानी जिस निर्मम तटस्थता के साथ एक परिवार के माध्यम से समूचे निम्न वर्ग के त्रासद अभावों को अंकित करने की कोशिश करती है, उससे ये कहानी हिंदी कहानी की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। वहीं अमरकांत जी की सहज किंतु मार्मिक शैली का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। सिद्धेश्वरी ऐसे परिवार की धुरी है जिसमें अभावग्रस्तता इस सीमा तक है कि सारे सदस्यों के लिए पेट भर भोजन का जुगाड़ भी नहीं है। सभी सदस्य इस भयावहता से परिचित हैं और आधे पेट भूखे रहते हैं। इसका कारण यह है कि सारे सदस्यों के बीच रिश्तों की आत्मीय डोर है। इस डोर को सिद्धेश्वरी ने बड़ी कुशलता के साथ साध रखा है। संबंध की मधुरता किस तरह अभावग्रस्तता को परे ठेल देती है, यही इस कहानी का कथ्य और यही मनुष्य जीवन की शक्ति है। इस कहानी के पात्र हैं जो कि सिद्धेश्वरी इस कहानी की मुख्य पात्र है और मुंशी जी सिद्धेश्वरी के पति हैं। रामचंद्र इनका बड़ा पुत्र है जो 21 वर्ष का है। मोहन मंझला पुत्र है जो 18 वर्ष का है और प्रमोद छोटा पुत्र है 6 वर्ष का है। ये कुपोषण का शिकार है। दोपहर का भोजन एक प्रसिद्ध कहानी है और इनकी कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। इनकी कहानियों में लोक जीवन के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत देखने को मिलता है। इस कहानी में मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक परेशानी, भुखमरी तथा बेकारी का मार्मिक चित्रण है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि सबके खाने के लिए भरपेट खाना भी नसीब नहीं है। कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी सबको खाना खिलाती है और स्वयं आधी रोटी खाकर गुजारा करती है। परिवार में गरीबी इस कदर है कि उसे पढ़कर मन पीड़ा से भर जाता है। इस परिवार की धुरी सिद्धेश्वरी है जो बड़ी ही कुशलता के साथ परिवार और रिश्तों को संजोए हुए है। कहानी का अगर उद्देश्य देखें तो कहानीकार ने कहानी का उद्देश्य भी यही बताया है कि परिवार में यदि एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है तो कैसी भी कठिन परिस्थिति आए परिवार उससे टूटता नहीं है, उबर ही जाता है। संबंधों की मधुरता गरीबी को भी एक तरफ कर देती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद का परिवार छोटा सा है। पत्नी सिद्धेश्वरी, 3 पुत्र रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। रामचंद्र समाचार पत्र कार्यालय में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है और इंटर पास है। मोहन 10वीं की प्राइवेट परीक्षा देने शेष है।
मोहन 10वीं की प्राइवेट परीक्षा देने वाला है और रामचंद्र को कहीं काम नहीं मिलता। कुछ 1-1.5 महीने पहले उनकी नौकरी छूटी है। मोहन भी गलियों में इधर उधर भटकता है। परिवार का मुखिया बेरोजगार है। किसी तरह पत्नी घर में भोजन की व्यवस्था करती है। सब सदस्य भरपेट भोजन नहीं करते। रामचंद्र और रोटी इसलिए नहीं लेता कि अभी सब लोगों ने खाना बाकी है। जो इनका बड़ा बेटा है रामचंद्र, वो और खाना खाने जब बैठता है तो और रोटी इसलिए नहीं लेता, वो जानता है कि पीछे अभी और लोगों का खाना बाकी है। सिद्धेश्वरी की समझदारी इस परिवार को बिखरने नहीं देती। वह एक दूसरे की प्रशंसा की बात करती रहती है। जो माँ है वो बहुत समझदारी से काम लेती है और इसीलिए एक परिवार एकजुट बना रहता है। हालत बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति है। भरपेट भोजन बहुत मुश्किल से नसीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी की नौकरी नहीं है और जो मुखिया है उसकी नौकरी अभी 1.5 महीना पहले ही छूटी है, तो और उसे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। सिद्धेश्वरी रामचंद्र से मोहन की प्रशंसा करती है, मोहन से रामचंद्र की, और मुंशी जी से मोहन की पिता के लिए भी छोटी प्रशंसा करती है, ताकि परिवार में परस्पर एकजुटता बनी रहे। छोटा बेटा प्रमोद कुपोषण का शिकार है। कहानी के अंत में सिद्धेश्वरी अपना भोजन करती है तो उसकी आंखों से विवशता के रूप में आंसू बहने लगते हैं। शब्दों जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उनको अगर देखें तो उनके अर्थ इस प्रकार हैं। व्यग्रता यानी व्याकुलता, बर्राक मतलब याद रखना या चमकता हुआ, पंडूक मतलब कबूतर जैसा एक पक्षी, कनखी यानी आँख के कोने से निर्विकार जिसमें कोई विकार ना हो, छिपुली खाने का एक छोटा सा बर्तन, अलगनी कपड़े टांगने के लिए एक बनी हुई रस्सी। इसमें कहानी में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। जैसे नाक में दम आना, मौन धारण करना, जी में जी आना, नशा चढ़ जाना, दानों को बंदर की भांति बीनना, बूढ़ी गाय जुगाली कर रही हो। बहुत से स्थानीय भाषा के शब्द भी इसमें आ गए हैं, जैसे पुक पुक, सड़सड़, डुलाना। तो इस प्रकार से जो कहानी है एक मध्य वर्गीय परिवार की, अभावग्रस्त परिवार की कहानी है, जो कि एक समय का भोजन भी भर पेट नहीं कर पाते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी उनकी जो घर की धुरी है वो सिद्धेश्वरी, वो किसी तरह से अपने परिवार को समझदारी से बांधे रखती है, ताकि कोई सदस्य एक दूसरे विमुख ना हो, अभाव के समय एक दूसरे को दोषारोपण ना करे। बहुत सुंदर कहानी है। तो ये जो सेशन था बच्चों, ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी के बारे में समझ में आया होगा। और यदि फिर भी कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करूँगी शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।